हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। उस दिन हमारी क्लास में काफी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपको एग्जाम का बता रही थी कि आपके एग्जाम होने हैं जिसमें 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड 25 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव होंगे। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें आपने ध्यान देना है, ठीक है। वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए थॉरो स्टडी होना जरूरी है चैप्टर्स की। और चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 प्लस चैप्टर नंबर 7। क्लियर? 1, 2, 3, 4 और 7 अब तक जितने चैप्टर्स हुए हैं, मतलब टोटल चैप्टर्स 5 है हमारे। चलिए, हमने ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से स्टार्ट करना था। फर्स्ट स्टेज थी हमारी प्रमोशन, जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स किए थे। फिर उसी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आए थे, जिसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके क्लॉजेस स्टार्ट किए थे। फिर नेक्स्ट आया था हमारे पास इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसकी हमने डेफिनेशन की थी। सेकंड स्टेज थी हमारी इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जहां डॉक्यूमेंट्स फिल हुए थे, पेमेंट्स हुई थी और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिला था। इस स्टेज पे आके प्राइवेट कंपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी को आगे की दोनों स्टेजेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। और इस स्टेज पे हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इस जो उस पर डेट मेंशन होगी, उस डेट से हमारा जो कंपनी है वो लीगल मानी जाएगी। थर्ड स्टेज आ जाती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी हमने शायद थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। आई एम रिपीटिंग दी सेम। तो इसमें आ जाएगा सेबी अप्रूवल। सेबी की जो है हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। सेबी एक ऑथराइज्ड रेगुलेटरी बॉडी है जो प्रोटेक्ट करती है, ट्रस्ट कर हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। और अगर कंपनी ने इशू करने हैं कैपिटल थ्रू पब्लिक टू शेयर्स या डिबेंचर्स, तो पब्लिक को क्या करना पड़ता है, सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। उस पर्टिकुलर कंपनी को सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। सेकंड आ जाएगा फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब आपने सेबी की अप्रूवल ले ली, तो उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस जो है उसे फिल करना पड़ेगा। एक कॉपी होती है प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस की, ठीक है। उसे फिल करके आपको देना पड़ेगा। वो प्रोस्पेक्टस है क्या? एक डॉक्यूमेंट है जहां आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है ना। आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो टू परचेज देयर शेयर्स, तो शेयर्स को परचेज करो आके, ठीक है। जनरल पब्लिक को ये इनविटेशन है कि टू रेज दी फंड्स। और जो प्रोस्पेक्टस होता है वो फुली डिस्क्लोज होता है डॉक्यूमेंट, जिसमें आप सब कुछ इंफॉर्मेशन बताते हो, जिससे जो इन्वेस्टर्स होता है वो डिसाइड कर पाता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना। थर्ड स्टेज आ जाती है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। ये टॉपिक मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस दिन नेट प्रॉब्लम काफी थी, तो हो सकता है किसी ने ठीक से सुना या नहीं सुना। जो अंडर राइटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, इनका अपना अपना एक रोल होता है। ये इनकी सबकी हेल्प लेके ही हम ये प्रोसेस को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो बैंकर्स जो होते हैं उनका क्या काम होगा, वो रिसीव करेंगे और डिपॉजिट करेंगे मनी, एप्लीकेशन मनी। जो ब्रोकर्स होंगे वो एनकरेज करेंगे कि आओ और इस कंपनी के शेयर्स परचेज करो। जो अंडर राइटर्स होंगे उनका भी यही काम होगा। और अंडर राइटर्स होते हैं, इनको तो कमीशन मिलती है इस काम करने की, ठीक है ना। और जो भी अंडर राइटर का ये प्रोसेस होता है, ठीक है, जहां आप इंश्योर करते हो कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन देनी है,
उस सारे प्रोसेस को अंडर राइटिंग भी कहते हैं। मींस जो ये अंडर राइटर्स होते हैं ये हमारी कंपनी के शेयर्स को एक तरह का इजी लैंग्वेज में कहें कि बेचते हैं, ठीक है। इनको क्या पर्पस है बेचने का, इनको उसके पीछे कमीशन रिसीव्ड होती है। अब अगर मान लो इनसे नहीं बिके तो ये खुद परचेज करेंगे, तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, वो होता है 90% का, तो इनको 90% तक हमारे सेल करके देने पड़ेंगे, नहीं तो इनको ला तो कमीशन मिलेगी और ना ही ये कंपनी में स्टार्ट हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जो रेस करना पड़ता है ताकि जो फंड्स है उनकी शॉर्टेज ना हो, ठीक है ना। और ये जो फंड्स होते हैं ये सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, अलॉट करने पड़ते हैं, और कंपनी ने कहा हुआ है, कंपनीज एक्ट कहता है कि मिनिमम 90% जो है हमें सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए। मींस अगर एग्जांपल लेती हूँ, मैंने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है तो मुझे 1 लाख का 90% कितना होता है 90,000, तो कम से कम मुझे 90,000 जो है मुझे कम से कम 90,000 जो है शेयर्स अप्लाइड होने चाहिए, मींस मुझे पैसा आना चाहिए। 90% को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये 90% जब आपको मिल जाएंगे तो आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। अगर इससे कम आता है तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको जो मनी है वो वापस रिटर्न करनी पड़ेगी एप्लीकेंट्स को। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लेनी पड़ती है जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो, क्योंकि वो आपका लिस्ट में नाम डालेगा, ठीक है ना। अगर वो परमिशन ग्रांटेड नहीं देता किसी वजह से तो आपका जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो पूरा आपने सोचा हुआ है, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये भी ध्यान में रखना है कि कंपनी ने जब लिया है तो उसको जो अपॉइंटमेंट है वो हो जाए, नहीं तो विद इन 80 डेज आपको पैसा जो है वो रिटर्न करना पड़ता है। फिर आ जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स अलॉटेड कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी आपके बैंक में पड़ी है, ठीक है, तो आप शेयर्स अलॉट करोगे। अगर आपको लगता है एक्सेस मनी आ गई है, मींस मैंने 1 लाख के लिए शेयर्स अलॉट किए, 1,20,000 लोग आ गए, तो इतने तो मेरे पास शेयर्स ही नहीं है, तो मैं वो पैसे को क्या करूंगी, वापस दे दूंगी, ठीक है। या हो सकता है मैं कुछ उसमें चेंजेस करके उनको कहूँ कि जिसने 10 शेयर्स मांगे उनको मैं 8 दे दूंगी, जिन्होंने 8 मांगे उनको 5 दे दूंगी, कुछ इस टाइप से करूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेती हूँ मैंने कहा मैंने यहाँ पढ़ाना है, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, अब अगर 120 आ जाते हैं तो मैं क्या करूंगी, या तो थोड़ी थोड़ी जगह बनाऊंगी, हो सकता है 20 को मैं घर भेज दूं, हो सकता है 5 की जगह बना लूं 15 को घर भेज दूं, तो कहीं ना कुछ करना पड़ता है। तो वही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में होता है। जब सेबी की अप्रूवल मिल जाती है, गाइडलाइंस मिल जाती है, तो आप जो अलॉटमेंट लेटर्स है वो अलॉटीज को दे देते हो और उनको बताते हो कि उनको कितने कितने शेयर्स मिले हैं। और ऐसा अगर कुछ नहीं होता, पैसे वापस करने की है या रिटर्न करने की है, तो विद इन 30 डेज आप उनको रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है फॉर, कह सकते हो, कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज में आने में। क्लियर? ये सारा वन मैन कंपनी का दिया हुआ है, इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है। और लास्ट आ जाता है कमर्समेंट ऑफ बिजनेस करना। जब आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कर ली है, थ्रू कैसे रिसीव करी, इश्यू ऑफ शेयर्स करके, ठीक है, तो वो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, उसे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस का। जैसे प्राइवेट वालों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए था, ऐसे इनको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस चाहिए। पर उसके लिए इनको क्या डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, कुछ डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। पहली होगी कि जो शेयर्स है वो इनको अलॉट किए जा रहे हैं, ठीक है, अप टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फिर एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ईच डायरेक्टर जो है वो कैश पे पेड करेगा, ठीक है, कोई भी मनी रिफंडेबल नहीं होगी अब इसके बाद। तो इस टाइप की कुछ कमर्समेंट ऑफ जो होता है
उसमें आपको बताना पड़ता है। जो रजिस्ट्रार होता है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है सारी चीजों से तो ही वो सर्टिफिकेट देता है, नहीं तो वो सर्टिफिकेट अलाउ नहीं करने देता, इशू नहीं करता। इसमें डिक्लेरेशन हर डायरेक्टर कर सकता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी की कर सकता है, फिर वो नो मनी इज पेंडिंग कर सकता है कि कोई अब मनी पेंडिंग नहीं है, सारा हो चुका है हिसाब किताब, प्लस वो डिक्लेरेशन कर देगा, साइन कर देंगे डायरेक्टर्स और एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जाएगा जिसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। तो ये हमारी 4 स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज करी प्रमोशन, सेकंड करी इनकॉर्पोरेशन, थर्ड करी कह सकते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फोर्थ करी कमर्समेंट ऑफ बिजनेस। कमर्समेंट ऑफ बिजनेस करने के बाद क्या है, एक तरह का जो रजिस्ट्रार है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके सेटिस्फाइड करके एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा और वो इश्यू करने के बाद एक पब्लिक कंपनी अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकती है। अब इसमें जो मेन बात आ जाती है वो आ जाता है प्रमोटर्स के फंक्शन, सेकंड आ जाता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज और थर्ड आ जाता है मेनली कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, क्योंकि फोर्थ में तो कुछ है नहीं। प्लस इसमें प्रमोटर्स के फंक्शंस आ सकते हैं जो हम वो तो हम कर चुके हैं। सच इसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में आ सकता है, खासकर मेमोरेंडम के बारे में, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हमने क्लॉजेस किए। क्लियर? यस मैम। इसी में हम पढ़ रहे थे एक टाइप्स ऑफ कंपनीज भी था जिसमें अभी हमारा एक टॉपिक आया था, अगर आप बॉक्स में देखते 1% कंपनी, तो इसमें पहले हमें पता हो टाइप्स ऑफ कंपनीज 3 टाइप्स की होती है, प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी हम अभी हम पढ़ के आए हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है वो 1 लाख रुपीज होना चाहिए। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को अपना ट्रांसफर नहीं करवा सकती, रिस्ट्रिक्शंस है उनको अपने शेयर्स को ट्रांसफर करवाने में। और लिमिट कितनी है उनके मेंबर्स की, 200 की लिमिट है। और ये कोई इनविटेशन नहीं देती जनरल पब्लिक को, ये अपने मेंबर्स को ही देती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पब्लिक कंपनी पे। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है सबसे पहले, और जिनका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है 5 लाख है, उसका कितना था 1 लाख, इसका कितना होता है 5 लाख। अब वहां पर रिस्ट्रिक्शंस थी, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे शेयर्स, यहाँ पर आप कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। वहां लिमिट थी कि 200 मेंबर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो कंपनी क्या सब्सिडरी कंपनीज भी बना सकती है अपनी, आगे सब्सिडरी होता है और कंपनीज खोल लेना। ठीक है ना, और जो कंपनीज होती है वो लिमिटेड होती है बाय गारंटी भी और बाय शेयर भी, हमने पढ़ा है। लिमिटेड बाय शेयर्स मींस जितना अनपेड अमाउंट होगा, मींस कोई भी आप कंपनी लो, मान लो मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं और अभी तक मैंने 4,000 पे की है, तो मेरी लायबिलिटी कितनी है, सिर्फ 6,000 की है। ऐसे ही लिमिटेड बाय गारंटी होता है, जब मेंबर्स की गारंटी ली जाती है कि जब कंपनी बंद होगी कुछ होगा तो मेरी गारंटी इतनी है, मैं इतनी दूंगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है। इसी में थर्ड आ जाता है 1% कंपनी। जो एक्ट आया था 2013 का, उसने एक नई इंट्रोड्यूस करवाई थी जहां पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को एक नई एंटिटी देने का मीनिंग बनाया, जिसे 1% कंपनी कहा गया ओपीसी के नाम से। ओपीसी मींस सिर्फ 1% उसका मेंबर हो सकता है, एक ही पर्सन, मींस वो खुद चला सकता है। ठीक है, ये नई तरह की शुरू हुई है, इसके लिए थोड़े से कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं
सबसे पहला है वो इंडियन होना चाहिए, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, ठीक है। और कह सकते हैं वो एलिजिबल होना चाहिए कंपनी चलाने के लिए, और वो एक आधा अपना नॉमिनी रख सकता है कि कल को उसको कुछ हो जाए तो ये देख लेगा, ठीक है। और वो उसको कंपल्शन है कि वो इसको कोई सर्टेन केसेस पे कन्वर्ट भी करवा सकता है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, ठीक है। तो ये थोड़े से उसका बारे में पता होना चाहिए। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि क्या प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स है एक प्राइवेट कंपनी को ओवर पब्लिक कंपनी। एक तरह का ही डिफरेंस ही हो गया जब प्रिविलेज की हम बात करते हैं, मतलब क्या उसको बेनिफिट दिए हुए हैं एक प्राइवेट कंपनी को ओवर पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स हो सकते हैं, पब्लिक में 7 हो सकते हैं, तो ये एक फायदा है इसको। वहां 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जो पब्लिक कंपनी है उनको अपने मेंबर्स की कोई अपनी इंफॉर्मेशन या इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को होती है। जो पब्लिक कंपनीज होती है उनको अपनी मीटिंग जैसे मर्जी होल्ड करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती है उनको अपनी मीटिंग्स होल्ड करनी, इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पब्लिक कंपनी जिसको मर्जी अपॉइंट करे, जितनी मर्जी सैलरीज दे अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन पब्लिक कंपनी में हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस है। पब्लिक कंपनी को ये भी है प्रोस्पेक्टस छपवाना है, प्राइवेट को प्रोस्पेक्टस भी नहीं छपवाना। पब्लिक कंपनी को ये है कि उसको सारी स्टेजेस कंप्लीट करनी पड़ती है, प्राइवेट को सिर्फ 2 ही स्टेजेस करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ है। उनकी 1 लाख पेड अप कैपिटल है, उनकी 5 लाख है। जो प्राइवेट कंपनी है उनके पास इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है और उनके पास बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सारे पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि क्या प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स है एक प्राइवेट कंपनी को, तो एक तरह का आपसे डिफरेंस पूछे जा रहा है। आप तो चाहे डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या अगर आपको लगता है तो आप एक एक पॉइंट को अलग से डिफाइन भी कर सकते हो, बताते हुए कि जी इसमें ऐसा है और इसमें वैसा है। क्लियर? यस मैम। ये जो चैप्टर 7 है एंड चैप्टर नंबर 3 है, इनमें थोड़ी सी लैंग्वेज की वो आएगी, पर आपने कोशिश करनी है कि वैसी ही लैंग्वेज आप यूज करो, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है और ये इंश्योरेंस वाला है उसमें आप थोड़ी अपनी लैंग्वेज में एग्जांपल्स देते हुए समझा जाते हो तो वो चल जाता है, लेकिन चैप्टर 3 और चैप्टर 7 में थोड़ा सा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस अच्छी कर ली है। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस अच्छी करनी है, काफी उनको आ रही है दिक्कत, उनका पेपर अच्छा नहीं होता जो इतने टेस्ट हमने ली है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है कि आपने उन पॉइंट्स पे कहाँ आपको गलती लगती है लिख लिख के देखना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर था 3। और इन चैप्टर्स के पीछे जो भी अगर ट्रू फॉल्स या बैक एक्सरसाइज गिवन है उसको जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपका 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 20 ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज होंगे, और वो मोस्टली एनसीईआरटी में से हो सकते हैं, ठीक है ना। जिसको पेपर बनाना है, ठीक है, ऑब्वियस है वो भी यही कहीं ढूंढेगा एनसीईआरटी से मैं दे दूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप रिवाइज उनको जरूर कर लेना। कोई भी आपको एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स कुछ भी इस टाइप का मिलता है तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, वो एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा आपको मिलते हैं तो आप उनको रिवाइज करना। तो ये हमने आज चैप्टर 7 रिवाइज किया है, चैप्टर 3 भी हमने थोड़े दिन पहले रिवाइज किया था। अब बताइए आपको कौन सा चैप्टर करना है। चैप्टर 1, 2 और 4 हमारा रह गया है। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम फिर आप टेस्ट ले लो। टेस्ट तो मैं अभी अभी सुन लेती हूँ आप लोगों से साथ साथ।
बताओ, जो टॉपिक अभी रिवाइज करवाया है आप उसी को रिवाइज करते करते सुन लेते हैं, देखते हैं किसने क्या सुना है हमारे टॉपिक को। और जिनके नेम्स मैं बोलूंगी वो उन्होंने बताना भी है, ठीक है ना। पहले उदय चंद से स्टार्ट करते हैं। उदय, यही हो उदय? गायब तो नहीं हो गए? उदय, सबसे पहले तो मुझे बताइए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? हाँ जी कुणाल, आप बताइए। शुभम, यस मैम। शुभम बताइए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैम इट इज अ इम्पोर्टेंट document in which their objective is to form the company. क्या उसमें डिफाइन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? क्या मतलब आप डिफाइन करते हो पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स को? यस मैम। जो नेम अप्रूव करवाते हैं हम, इसमें एप्लीकेशन देके अप्रूवल ऑफ नेम करवाते हैं, वो आप कहाँ करवाते हो? अप्रूवल ऑफ नेम की बात कर रही हूँ मैं, सेबी में या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, ठीक है ना। सेबी में हम नहीं करवाते। जो प्रमोटर है वो कोई भी नेम सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ एनी अथॉरिटी। बताइए, जो हमारे ये प्रमोटर्स होते हैं जो हमारा नेम अप्रूवल करवाते हैं, ये तो ये कोई भी नेम ले सकते हैं या कोई इसके पीछे वो प्रॉब्लम आ सकती है, या हम कह सकते हैं अप्रूवल की जरूरत होती है? यस मैम, अप्रूवल की जरूरत होती है। किसकी अप्रूवल चाहिए? कौन सी अथॉरिटी की? अभी हमने बताया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की। कंपनी। प्रमोटर कोई भी नाम अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। जब भी नेम सिलेक्ट करेगा तो उसे कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि बोथ प्राइवेट और पब्लिक जो कंपनीज है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? अभी बताइए, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज can commerce its business after obtaining the certificate of commencement, certificate of incorporation, sorry, commencement incorporation? ईस्टर आप बताइए। Yes, ma'am, they can. दोनों कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक? Ma'am, private का for sure and I think public भी. नहीं, रॉन्ग है ये। जो प्राइवेट कंपनी है
वो फर्स्ट 2 स्टेजेस के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। फर्स्ट 2 स्टेजेस कौन सी हुई? प्रमोशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Incorporated. तो मैंने यही पूछा कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन होने के बाद क्या दोनों कंपनी स्टार्ट कर सकती है? तो आंसर इज नो, ओनली प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्यों नहीं कर सकती? वो आप रीजन दे सकते हो क्यों? क्योंकि उनको बाकी दोनों स्टेजेस भी कंप्लीट करनी है। क्लियर? देखो Yes, इसी ma'am. टाइप के क्वेश्चंस होने हैं 1 मार्क में, जिसमें सिर्फ आपने सोच के बताना है। उसके लिए इतना आपको नहीं वो करना पड़ेगा, ठीक है ना? जो लेंथी है वो तो आप लिख ही लेते हो, लेंथी क्वेश्चंस, इनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। Which document defines the objectives of the company? अभी हमने बताया वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। अगर आ जाए मेंशन एनी 3 क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम, एनी 3, तो आप कोई भी बता सकते हो। नेम क्लॉज है, सिचुएशन है, ऑब्जेक्टिव है, लायबिलिटी है, कैपिटल क्लॉज है, तो आप कोई भी 3 बता सकते हो उसमें से। Which documents contain the rules and regulations for internal management? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? आर्टिकल ऑफ AOA, एसोसिएशन। Article of आर्टिकल ऑफ Association. एसोसिएशन होता है। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को? अभी हमने पढ़ा विच इज द रेगुलेटरी? SEBI. सेबी। और सेबी की फुल फॉर्म आ जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। India. It is necessary for private company to issue prospectus. Yes, it is necessary for a private company to issue prospectus or statement in lieu of prospectus. परनीत बताइए, एक प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने होते हैं या नहीं? Yes, ma'am. प्राइवेट को सुनते रहिए ध्यान से। प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी को कंपलसरी है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इनविटेशन देना पब्लिक को। अगर मेरी कंपनी है, मेरे हमेशा वही 200 मेंबर्स होते हैं, तो जरूरी है मेरे बार बार प्रोस्पेक्टस वो करवाने? नहीं करवाते हम, क्योंकि मेरे मेंबर्स जो है वो हमें पता है लिमिटेड है, वो पुराने वाले ही होते हैं हमेशा, ये हमारे जानकारी होते हैं। तो इसलिए हम प्राइवेट में प्रोस्पेक्टस नहीं छपवाना, पब्लिक के लिए जरूर करवाना है, क्योंकि पब्लिक कंपनीज के लिए जनरल पब्लिक है, कभी कहीं से भी आ सकती है, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आ सकती है, वर्ल्ड से भी आ सकती है, तो उनको तो अपने बारे में बताना है ना, ठीक है ना? एक पर्सन है रमेश, he want to set up a private limited company. As a advisor, you guide or explain him the steps of formation of private limited company. एक रमेश है, उसने कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आप एज अ एडवाइजर उसको क्या एडवाइस करोगे? कौन कौन से स्टेप्स से जाए और वो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर ले? बताइए परनीत, कौन से आप उसको स्टेजेस बताओगे वो कर ले? मनप्रीत आप बताइए। सॉरी मैम, कैन यू प्लीज रिपीट? एक रमेश है, he want to set up a private limited company
as a advisor or as a guide, how you explain the steps of formation of private limited company. आप उसे कैसे गाइड और एडवाइस करोगे उसे एक कंपनी खोलनी है। मान लो मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे एक प्राइवेट कंपनी खोलनी है, तो आप मुझे क्या सलाह दोगे कि मुझे कौन सी स्टेजेस पे जाना है और कैसे शुरू करनी है? फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टेज अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। फर्स्ट स्टेज कौन सी है हमारी? प्रमोशन। तो मैं उसे क्या गाइड करूंगी कि पहली स्टेज प्रमोशन की है, तो कोई प्रमोटर को हायर कर और वो सारा काम करेगा। फिर मैं उसे कहूंगी सेकंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। तो 2 स्टेजेस के बाद ही प्राइवेट कंपनी खुल जाती है, तो इसका मतलब मुझे बस 2 ही स्टेजेस बतानी है उसे। और साथ ही मैं उसको बताऊंगी कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कितने होते हैं वो उसको बता दे रहे हैं। और उसको डायरेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि डायरेक्टर्स के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जो भी है वो आप सारा उसको बता के उसको 2 स्टेजेस के बारे में बता दोगे। Name the documents which is required for a public company to start his business. एक पब्लिक कंपनी को कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? प्रार्थना बताइए, एक पब्लिक कंपनी को कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। सर्टिफिकेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस, जो 4 स्टेज थी, 4 स्टेज पे जो एक सर्टिफिकेट मिलता है एक पब्लिक कंपनी को, वो सर्टिफिकेट चाहिए। और प्राइवेट को मैं बार बार बता चुकी हूँ कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जहां कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस या एंटिटी की बात होती है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट तो स्टार्ट हो ही जाती है ना, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो उन्होंने पूछा है कोई भी कंपनी है जब लीगल एग्जिस्टेंस उसकी कहाँ कब स्टार्ट हो जाती है, तो वो आप कह सकते हो सेकंड स्टेज पे जब सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें मैंने एक पहले भी क्वेश्चन आपको दिया था, कंपनी को अपना सर्टिफिकेट मिला है, कोई भी आप डेट ले सकते हो, 19 जुलाई को फॉर एग्जांपल, ठीक है, और सर्टिफिकेट में जो डेट है वो 13 डली हुई है, और आपने जो कंपनी को शेयर्स अलॉट कर दिए वो 18 को कर दिए, तो बताओ ये अलॉटमेंट वैलिड है? कंपनी से सर्टिफिकेट आपके घर आया 19 को, जबकि कंपनी के सर्टिफिकेट पे डेट थी 13। देखो 13 को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, पर हमारे तक कब पहुंचा? 19 को। और हमने बीच में 18 डेट को एक डीलिंग कर ली, शेयर्स की डीलिंग कर ली, तो क्या वो वैलिड होगी? यस मैम। वो वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि जो सर्टिफिकेट पे डेट है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लें, जो सर्टिफिकेट पे डेट है आपने उससे सोचना है, ठीक है ना। अगर यहाँ डेट 13 डली हुई है तो 13 के बाद आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो 18 हो चाहे वो 20 हो, जब मर्जी हो। सर्टिफिकेट आपके पास जब भी आएगा वो आने दो, चाहे हफ्ता लेट आए चाहे 10 दिन लेट आए, लेकिन उसमें जो डेट डली हुई है आप तब से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर 13 से नीचे डेट होती, 11 होती, 12 होती, तो आप कहते कि ये वैलिड नहीं होता। क्लियर? अब आप इसे रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को अच्छी तरह।
हम चैप्टर 4 चैप्टर देखते हैं, या बता दीजिए चैप्टर पहले सेकंड रिवाइज करवा देती हूँ, वो थोड़ा लेंथी है सोल राइटर वाला। तो कल हम चैप्टर नंबर सेकंड रिवाइज करेंगे। ठीक है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। चलिए फिर ओके।